नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। अगर आप कभी भी अचानक घूमने का प्लान बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आपकी जबान पर पहाड़ी इलाका आएगा जिसमें नैनीताल मसूरी का नाम अक्सर आता है। नैनीताल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश का फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। ऐसा कोई सीजन नहीं जाता जब वहां होटल्स फुल ना हो। और किसी को नैनीताल की नैनी झील की सुंदरता पसंद आती है तो कोई नैना देवी मंदिर में दर्शन के लिए वहां पर पहुंचता है। कई लोग ऐसे भी जिन्हें कुदरत की गोद में वक्त बिताना है और कोई एडवेंचर गेम्स का मजा लेने के लिए वहां जाता है। मगर अब मानो कि जैसे इस सरोवर नगरी नैनीताल को किसी की नजर लग गई, क्योंकि नैनीताल के ठीक पास एक गांव में जोशीमठ की तरह मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं। हालांकि दरार वाली समस्या सालों पुरानी है, मगर केरल के वायनाड में हुए हादसे के बाद इस गांव के लोग डरे हुए हैं। ऐसे में दरारें दुनिया भर में फेमस नैनीताल के भविष्य के लिए खतरा बन सकती हैं। इसी वजह से आम लोगों के साथ साथ प्रशासन के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। सवाल यह है कि क्या है इन दरारों की वजह और क्या है इसका इलाज। शायद हम सभी को दोनों चीजें पता हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम अनजान हैं। ऐसे ही तमाम सवाल होंगे जिन पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और क्यों जानकर भी हम अनदेखी कर रहे हैं पहाड़ों की, इसकी वजह भी पूछेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें दरकते पहाड़ों का ऐसा दर्द है जिससे इस वक्त नैनीताल भी गुजर रहा है। जो टिफिन टॉप कभी यहाँ आने वाले टूरिस्ट का पसंदीदा ठिकाना था, उसका वजूद करीब करीब खत्म हो चुका है। एक भूस्खलन ने इस ऐतिहासिक जगह को इतिहास में बदल दिया है। ये जगह समंदर से 2290 फीट की ऊंचाई पर थी। टिफिन टॉप ऐसा ठिकाना हुआ करती थी जहां से लोग घंटों कुदरत और शहर की खूबसूरती निहारते थे। लेकिन आज नैनीताल की बरसों पुरानी पहचान गुम हो चुकी है। 2020 से ही टिफिन टॉप में दरारों का जिक्र हो रहा था, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि नैनीताल का ये मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। नैनीताल का दर्द इतना भर नहीं है। अब जरा शहर के खूपी गांव की ये तस्वीर भी देख लीजिए। इस गांव पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। घरों के नीचे की जमीन जवाब देने लगी है। नतीजतन मकानों की दीवारों पर दरारों ने कब्जा जमा लिया है। जो इन मकानों में रह रहे हैं उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। गांव में हर किसी को इसी बात का डर है कि कहीं पहाड़ का ये हिस्सा भूस्खलन की चपेट में न आ जाए। समस्या तो भूस्खलन हर साल ही हो रखा है। रात को सो नहीं पाते हैं। हमें क्या कहते दरारें आ रही है बहुत ज्यादा, और जिस वजह से बच्चों को भी हमको भी खतरा है। मतलब बाकी परेशानियों का दिक्कतों का बहुत ही सामना करना पड़ रहा है। बीच में एसडीएम साहब भी आए थे और कमिश्नर साहब भी आए थे, हाँ दीपक रावत जी। उन्होंने भी कहा कि आप अब विस्थापन चाहते हैं, तो हमने कहा सर हम तो चाहते ही नहीं करके। अब और से मतलब सर कोई तो मतलब कोई जाना चाह रहे कोई नहीं जाना है, लेकिन हमको तो बहुत खतरा है, इसलिए अगर हमारा हो सकता है विस्थापन तो हम जाएंगे। नैनीताल के इस गांव का दर्द इन दरारों से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ की सड़कों को यहाँ की जमीन ने निकलना शुरू कर दिया है। रास्तों की सड़कें जड़ों से उखड़ गई हैं। गांव से कहीं जाना या फिर आना मुश्किल है। लोगों को डर है कि कहीं भूस्खलन का श्राप यहाँ रहने वालों के लिए अभिशाप न बन जाए। हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरा है सर। ये दरारें देख लीजिए, पीछे से इतनी भयंकर दरारें आ गई है। किसी समय ज्यादा बारिश में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। किसी समय भी मतलब टॉयलेट बाथरूम तो हमारा गड्ढा पूरा चला गया, एक खेत पूरा चला गया, टॉयलेट हवा में ही है बिल्कुल। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग सर विस्थापन। हम तो पिछली बार भी कमिश्नर साहब भी आए थे, जो भी आता है हम तो विस्थापन के लिए कह रहे हैं, या ट्रीटमेंट कराया जाए तो अपनी निगरानी में कराया जाए। ट्रीटमेंट तो होता नहीं है कुछ भी वहाँ पर। कितना खतरा महसूस कर रही है? खतरा बहुत ज्यादा है सर। यहाँ पे रात को मतलब डर डर के रहते हैं और सोते नहीं है हम। रात भर बाहर ही देखने में रहते हैं। जिस तरह पहाड़ों से लगातार भूस्खलन की तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद से तो नैनीताल का खूपी गांव डर डर कर जी रहा है। ये गांव नैनीताल की तलहटी समेत बलिया नाले के करीब है। कई सालों से यहाँ के ग्रामीण जमीन के खिसकने की शिकायत कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ धरती साथ छोड़ रही है, उससे नैनीताल के काफी हिस्सों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। खूपी गांव के ठीक ऊपर आर्मी कैंट एरिया और आलू खेत गाँव है। अगर यहाँ भूस्खलन हुआ तो ऊपर के इलाकों पर भी असर हो सकता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ में इसका निरीक्षण किया गया था
और इसमें हमने पूरा गांव का भी चेक किया है और दूर से भी हम लोगों ने पूरा निरीक्षण किया है। इसका भूगर्भ भी सर्वे पूर्व में हो चुका है। जैसे कि सभी लोगों को याद भी है कि पूर्व में 2011 से इस गांव में लैंडस्लाइड होने लग गया था। उससे गांव के कुछ नीचे कुछ पोर्शन से को काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है। अभी हम लोग जब भ्रमण किया पूरे गाँव का तो कई मकान कुछ बैठ गए हैं, कुछ में दरारें नई भी हैं, कुछ पुरानी दरारें भी वहाँ दिखाई दे रही हैं। और जो मकान बिल्कुल खतरे की स्थिति में थे, कुछ मकान जो हमको लग रहा था वहाँ पर रहना खतरे खाली नहीं है, ऐसी जो भवन स्वामी है उनको खाली करने का भी बता दिया गया है। उनसे भी कहा गया कि आप वहाँ से सुरक्षित स्थान चले जाएंगे। और तत्कालिक तौर से हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि वो इसका एस्टीमेट तात्कालिक रूप से क्या इसका रोकथाम कैसे हो सकता है उसका एस्टीमेट बनाकर प्रस्तुत करेंगे। कुछ महीने पहले जोशीमठ भी तमाम घरों में ऐसी दरारों का दंश झेल चुका है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों की ये परेशानी एक इलाके तक सीमित नहीं है। टिहरी के नरेंद्र नगर के लोग भी हाल के दिनों में जमीन के दरकने की शिकायत कर चुके हैं। पौड़ी में ऐसे कई इलाके हैं जहां के लोग मकानों में दरारों से परेशान हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर के खरबगड़ गांव के लोग भी काफी दिन पहले भूस्खलन का खतरा जता चुके हैं। कुल मिलाकर दरारों की जो दास्तां नैनीताल में है, पहाड़ों के कई हिस्सों की कहानी भी उससे मिलती जुलती है। नैनीताल से लीला सिंह बिस्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नैनीताल के इस गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसकी हमने पड़ताल भी की है और हमें पता चला है कि इन दरारों के पीछे कुदरत के साथ इंसानी व्यवहार भी उतना ही जिम्मेदार है और कुछ नेचुरल वजह भी इसकी बताई जा रही है। तो क्या है वो वजह, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। जो कि हमारा खोपी गांव है वो बेसिकली दो फॉल्ट्स के बीच में लाया करता है। एक है हमारा कुरिया फॉल्ट और एक है हमारा नैनीताल लेक फॉल्ट। तो इन दो फॉल्ट्स के बीच में बसा ये गांव है और इस गांव में जो रॉक्स मिलती हैं वो काफी क्रश्ड हैं, पल्वराइज्ड हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें स्लेट्स मिलती हैं और अपर पार्ट्स में बिगेट्स, डोलोमाइट्स। तो क्या होता है जब व्हेन देयर इज रेनफॉल द वाटर गोज डाउन इन द सॉइल और फिर वो क्या करता है कि लैंड को सबसाइड करता है नीचे को। और इसका एक रीजन और है कि जो वहां पर पे जो पाइन्स नाला वहां से होते हुए आता है वो भी क्या कर रहा है कि अंडर कटिंग कर रहा है। तो ये दो बेसिक कॉजेज हैं। और इसी के साथ साथ ये जो खोपी गांव है ये ऐसी घटनाएं काफी पहले से देखता हुआ आ रहा है। जैसे कि 1993 में भी यहाँ पर लैंड सबसिडेंस दिखा था, फिर उसके बाद 2010 में दिखा और अभी भी एक ये मेजर खतरा बना हुआ है। और ये जो एरिया है पूरा ये हमारा बलिया नाला फॉल्ट जो कि नैनीताल लेक फॉल्ट का ही पार्ट है। उसी के सब्सिडरी और भी फॉल्ट है, वहाँ पर एक कुरिया नाला फॉल्ट भी उससे पास होता है। तो ये सारे इलाकों में बहुत पहले से ही जो है जो ये लैंडस्लाइड की जो एक्टिविटीज रही होंगी, तो लूज मटेरियल ऑलरेडी जो है वहाँ पर सभी जगह पर जो है वो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट हो गया है और वो ग्रेविटी के अलाउंग काफ़ी ऊंचाई वाले इलाकों तक वो स्थित है। और इस बीच क्योंकि एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल में वाटर पर्कुलेट कर रहा है, उससे जो है ग्राउंड उसमें जो लूज मटेरियल उसकी स्वेलिंग हो रही है। और बेस इस तरह के मटेरियल का है नहीं, क्योंकि बीच में भी बलिया नाला के अलावा निरंतर लैंडस्लाइड होता जा रहा है, जिससे कि आसपास के एरिया में भू कटाव हो ही रहा है। और चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन अयाल जी हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट मौजूद हैं, इंद्रेश जी हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं और मेंबर ऑफ सेव जोशीमठ कैंपेन से हमारे साथ मौजूद हैं, रमेश रितेशी जी पोइट हमारे साथ है जो पहाड़ का दर्द भी बयां करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में पवन जी मौजूद हैं उत्तराखंड टूरिज्म प्रोफेशनल एसोसिएशन की तरफ से। शुरुआत आप ही से करते हुए चंदन जी, वजह क्या देखते हैं, क्योंकि पहले जोशीमठ और अब नैनीताल का ये गांव? देखिए, जहां तक जोशीमठ की हम लोग बात करें, जोशीमठ में भी बहुत बड़ी जो है सर दोनों में ना एक एड ऑन सवाल कर दूं, फिर दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। दोनों में सिमिलैरिटीज और दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है और क्या हम दोनों को एक ही तरह देख सकते हैं या नहीं, ये भी समझाइएगा जरा। देखिए, जो जोशीमठ की बात आप कर रहे हैं, जोशीमठ जो है पूरा हिमालयी क्षेत्र है और वो ग्लेशियर वाला क्षेत्र है। वहां पर उसका जो टॉप एरिया है वहाँ बुग्याल हैं और काफी सारे हिमालयी ग्लेशियर हैं। उनके कारण भी, या फिर हम जो है मान सकते हैं, कई सारे एक्सपर्ट उसमें ये कहते हैं कि भाई जोशीमठ के अंदर ग्लेशियर
पुराने ग्लेशियर टूट के जो है आए हुए हैं। और जो वो क्षेत्र जो जोशीमठ के जो पहाड़ हैं वो बड़े सेंसिटिव पहाड़ हैं, बहुत जो है टूटने वाले पहाड़ हैं, क्योंकि जो जोशीमठ बसा है वो भी टूटे पहाड़ के बीच में बसा हुआ है। तो उसके साथ अगर थोड़ी सी भी अगर छेड़छाड़ होती है या किसी भी प्रकार का कोई उनके साथ छेड़छाड़ होती है तो वो क्या कहते हैं, इस प्रकार की दीवार, इस प्रकार की दरारें और इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। जहां तक नैनीताल की बात है, नैनीताल जो है कुमाऊं रीजन में आता है और यहाँ पर जो है जो पहाड़ हैं वो जो है काफी मजबूत पहाड़ जो है कहे जाते हैं। लेकिन जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर आपदा आ रही है, जैसे बलिया नाला है, पाइंस नाले के नजदीक में जो खूपी गांव है, वहां पर जो 5-6 गांवों में जो दरार आ रही है और नीचे से जो स्लाइड हो रहा है वो नालों के कारण, क्योंकि जो बरसात हो रही है वो काफी तेज बरसात हो रही है। अब धीरे धीरे जो है, पहले की बरसात बहुत अलग तरीके की होती थी, अब जो बरसात हो रही है वो काफी तेज हो रही है, तो हमारे नदी नाले बड़े उफान पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पाइंस नाले की वजह से, जो पाइंस का जो नाला आता है जो बलिया नाले में मिलता है, और बलिया नाला जो पूरा खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण है इस गांव में दरार आने का। उससे नीचे की जो एरिया है वो पूरा खिसक रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है शासन को जो है इस पर बहुत चिंतन करना होगा। अभी मैं सुन रहा था कि जो है 15 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि 15 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है इस सब चीजों को करने के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है, तभी जाके जो है खूपी गांव बच सकता है। अभी हम टिफिन टॉप की भी बात कर रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर वो भी जो है धीरे धीरे खिसक रहा है। उस पर भी काफी सारे पहले से जो है उस पर बात हुई है कि भाई टिफिन टॉप को भी जो है बचाने की आवश्यकता है, वो खिसक रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत पुरानी धरोहर जो है वहां पर टूट रही है और लगातार नैनीताल में जो है पर्यटकों का दबाव हो रहा है। टिफिन टॉप, मैं लौटती हूँ आपके पास। इंद्रेश जी हमारे साथ हैं। इंद्रेश जी, आप काफी समय से सेव जोशीमठ अपना एक कैंपेन भी चला रहे हैं और उस और काम भी कर रहे हैं। क्या वजह आपको लगती है? क्या अभी तक तो हम ये कहते थे कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इंसानी गलतियां भी तो उतनी जिम्मेदार हैं। क्या जोशीमठ और नैनीताल में इस वक्त जो हालात हैं, क्या हम दोनों को एक ही कसौटी पर परख सकते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज भी है तो वो भी मानवीय गतिविधियों की वजह से ही है। क्लाइमेट चेंज की परिघटना जो बहुत तेज हुई है उसमें मनुष्यगत कारण, या कहिए कि नीतिगत कारण, नीति बनाने वालों की या पूंजी की भूख उसके लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है। और जोशीमठ में तो हम बहुत साफ तौर पर इस बात को देखते हैं कि वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जिस तरह से चीजें की गई, उसके नतीजे में ये विनाश हम समझते हैं कि हो रहा है। और यहाँ भी जो नैनीताल का उदाहरण आप बता रहे हैं, तो ये तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि जो लोग बहुत प्रमुखता से अपनी आवाज नहीं उठा पाते तो उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। 2010-11 से लगातार भूस्खलन दिखाई दे रहा है। बलिया नाला को लेकर के तो लंबे अरसे से नैनीताल में जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो उसको ठीक से ट्रीटमेंट करने की मांग करते रहे, लेकिन उसके बावजूद चीजों पर बहुत गंभीरता से सुनवाई होती नहीं है। और असल में एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल क्राइसिस और उसके चलते जो आम लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, वो हमारे पॉलिसी मेकर्स के, हमारे नीति नियंताओं की चिंताओं में, उनकी प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है। और इसके चलते ये होता है कि लगातार विनाश होता रहता है, लगातार उन गांवों की संख्या बढ़ती रहती है जिनका विस्थापन होना है, जिनका पुनर्वास होना है, और उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव जगह, कोई वैकल्पिक जगह तलाशी जा रही हो ऐसा दिखाई नहीं देता। जोशीमठ में क्या स्थिति है? क्योंकि सरकार तो कहती है, खुद हामी सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत काम वहां पर किया है लोगों के लिए। नहीं, लोग जोशीमठ में भी लोग आज भी तो पिछले 1 साल से उन्हीं घरों में रह रहे हैं, उन्हीं जगहों पर रह रहे हैं जहां पर कि वो पहले से मौजूद थे। तो हालात क्या स्टेबल है या और ज्यादा खराब हुए हैं? दरारों का सिलसिला थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन वो किसी भी क्षण उसको कह नहीं सकते कि धरती के भीतर की जो हलचलें हैं वो किसी भी क्षण कितना विकराल रूप ले लेंगी। तो एक तरह से ये तो शतुरमुर्गाना रुख है कि लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। और इससे आगे बढ़कर के सरकार ने जो सबसे काम तेज गति से किया कि वो ये कि जो लोग अपने विस्थापन पुनर्वास के लिए मांग कर रहे थे उन सबों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, उन सबों को जाकर के सबन तामील किए गए कि आप आइए थाने में, आपको जमानत करानी होगी। ये सरकार ने सबसे तेज गति के साथ वहां लोगों के साथ किया, जो लोग अपने घरों से, अपने आशियानों से उजड़ रहे हैं उनके साथ।
बिल्कुल। पवन जी, आप भी पहाड़ से आते हैं और नैनीताल वाले पहाड़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। चंदन जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि दोनों को अलग तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पर एक नाले की वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। और अगर हम टिफिन टॉप की बात भी करें, जो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, वो भी खिसक रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट इंद्रेश जी, उन्होंने कहा कि पॉलिसीज पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। आपको क्या लगता है मुख्य वजह क्या है? क्योंकि अगर हम खास तौर पर नैनीताल की बात करें, जो नैनीताल आसपास का जितना इलाका है जहां से पहाड़ शुरू होता है, वहीं से इतनी कंस्ट्रक्शंस वहां पर हो चुकी हैं, क्या ये कंस्ट्रक्शन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ये जो सिचुएशन अभी एट प्रेजेंट जो हमें देखने को आई है, इसके सर्टेन रीजंस हो सकते हैं। एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो वजह है, कंस्ट्रक्शन भी एक कॉज हो सकता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर दूसरा आदमी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे डेवलपमेंट चाहता है और अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है। लेकिन अदर साइड में अगर इसको ज्योग्राफिकली, साइंटिफिकली और इसको अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें, तो जो हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो 50 मिलियन साल पहले जो इंडियन जो जोन थी और जो एशियाटिक जोन मिलके अगर बनी, तो हिमालय में अगर दोनों की डेंसिटी सेम रहती है, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो वो जाके ऊपर उठते हैं, अपने डायमेंशंस को चेंज लेते हुए वो हिमालय का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया आज भी संभव है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो हिमालय 1 इंच हर साल बढ़ रहा है। तो इसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे जोन की वजह से थर्स्ट है। दूसरा है कि जो शिवालिक रेंज है, जो मिडिल रेंज ऑफ हिमालय, हाई हिमालयाज है, तो ये सिस्मिक जोन 5 पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भूकंप के चांसेस बहुत ज्यादा, आपने सुना भी होगा कि जैसे उत्तरकाशी हो गया और नैनीताल हो गया या जोशीमठ हो गया, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो ये स्थिति अभी जो बनी है प्रेजेंट में। दूसरा ये है कि जब बारिश होती है तो हमेशा एक प्रोसेस होता है कि बारिश होती है और बारिश छोटे छोटे नाले, बड़े नाले बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली हमको इंडिकेट जो मिल रहा है इंडिकेशंस, ये नाले की वजह से हर साल 2010 से लेके और 93 ऑलमोस्ट 40 ईयर से इस गांव में कटाव हो रहा है। तो उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। जनरली क्या होता है, भारत में जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर हम उसका सॉल्यूशन देखते जाते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स जब बढ़ जाती है, अब हालात यहाँ पर ये हो गए कि लोग डिमांड कर रहे हैं विस्थापन का और लोग लॉक लगा के, नए नए घरों में ताले लगा के लोग जा रहे हैं अपने छोड़ के आशियाने। तो ये जो पहले अगर जब शुरुआत में ये देखा गया ये सिचुएशन बन रही है, तो वहां पे वन विभाग, वहां पे भूमि विभाग, वहां पे जल विभाग जाके कुछ सॉल्यूशन देते और चीजों को समझते। दूसरा है कि जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे नैनीताल, मसूरी और हिमालय उस क्षेत्र में जहां भी बहुत फ्रेजाइल इस सिचुएशंस और ज्योग्राफी पे ये लोकेटेड है। हालांकि प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरिषि मार, मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। वाकई में हिमालय स्वर्ग से बढ़कर, और ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ पे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको कैसे कॉमर्शलाइजेशन उस पर अधिक किया जाए, तो उसमें भी सरकार, जो इंद्रेश जी ने बोला कि जो सरकार है, जो पॉलिसी मेकर है, नीति नियंता है, उनका भी कहीं रोल है, तो वहां ये बात फिट हो सकती है कि ये चीज बिल्कुल देखना चाहिए। बिल्कुल, चलिए इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे और भी समझेंगे कि किस तरीके से हम पहाड़ को बचा सकते हैं। हमारे साथ कवि भी मौजूद हैं, पहाड़ का दर्द बहुत अच्छे से बयां करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शानदार खबर जो कि पेरिस ओलंपिक से आ रही है, वो आपको बता दें कि भारत के लिए खबर शानदार ये आई है कि कुश्ती में भारत के अमन सहरावत सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। शानदार मुकाबले में अमन ने अल्बानिया के पहलवान को 11-0 से मात दी है, यानी कि कुश्ती में भारत का एक मेडल पक्का हो गया है। अमन का सेमीफाइनल मुकाबला आज रात को होना है। अमन सहरावत हैं जो कि अल्बानिया के पहलवान को हराकर 11-0 से उन्होंने हराया है। पुरुष कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में उनका मुकाबला आज हुआ। अल्बानिया के पहलवान को उन्होंने हराया है और एक अच्छी खबर यह है कि कुश्ती में ये मेडल भारत का पक्का हो गया है। शानदार खबर। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा आज कर रहे हैं, लेकिन उस बीच पेरिस ओलंपिक वाली शानदार खबर भी हमने आपको बताई। हमारे साथ कवि भी मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, पहाड़ के दर्द को शायद आपसे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता। रमेश जी, मेरे से जी, मैं एक हमारे लोक गायक हीरा सिंह राणा जी थे, उनका एक 4 लाइन आपके सामने रखूंगा कि कुमाऊं की बात है तो कुमाऊं के 4 शब्द मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें सारा कुछ ये निखर के आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चर पहाड़ मेर पहाड़ रोय दुखों को जड़ पहाड़ बुजुर्ग ले जोड़ पहाड़ राजनीति ले फड़ पहाड़ ठेकेदारों ले फड़ पहाड़ नन तीनों ले छोड़ पहाड़ गाँव न गुछे घेर न बाढ़ चर पहाड़ में पहाड़।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी उत्तराखंड में मैं सीधी सीधी बात पर आता हूँ, जो उत्तराखंड में विकास हुए हैं, विकास तो हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है, विकास हुआ, भवन बने, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो उस जमीन पे, जो पहाड़ों पे दबाव पड़ेगा, उस दबाव का इलाज क्या है? नदियां जो नीचे हमारे, जैसे मैं पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला आदमी हूँ, नदी नाले जो जमीन का नीचे से कटाव कर रहे हैं, ऊपर की जमीन तो नीचे दबेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कहते हैं कि सड़कें इतनी सारी बनी हुई है, लेकिन सड़कों के बाद एक नियम है कि भाई जितनी सड़कें कटेंगी, जितना कटाव होगा, उतना पौध रोपण होगा, वृक्षारोपण होगा। कितने वृक्षारोपण हो रहे हैं? एक बांध हमारे उत्तराखंड को बांध जो है वो बांध अच्छी तरीके से बचा सकता था। जैसे नैनीताल के जंगलों में दुनिया भर के बांध के पेड़ हैं, लेकिन आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि उन वन संपदा का दोहन जो इतनी तरीके से, इतने गलत तरीके से हो रहा है, वन संपदा में जो इस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, बुरी तरीके से कटान हो रही है, वो इस तरह के मतलब पहाड़ों को दरख्त करने के लिए में सहायक होती है। खासकर मेरा तो मानना है, मेरा मानना। बिल्कुल सही कहा आपने। जी अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरा अगर सपोज करो कि हम विकास की बात करते हैं, विकास हुआ है, पर्यटन, इतना पर्यटन हमारे यहाँ पे है, इतनी सारी हमारे पास भवनें, लेकिन कभी ये सोचा कि ये जो जमीन है, माना जोशीमठ वाला इलाका, कि पहले मैंने बहुत पहले खबर पड़ी थी कि भाई जोशीमठ एक ऐसा इलाका है कि जो सिलेमेनाइट असर वाले जो जमीन है वहां पे, वो पूरी तरीके से जमीन इतनी तरह से मजबूत नहीं है कि वो इतना बड़ा भार सह सकती है, लेकिन वहां पर लगातार भवनों का निर्माण हो रहा है, लगातार वहां पे। क्या ये चीजें जो है कि हमारे सरकार नीति नियंत्रणाओं के सामने नहीं है? बिल्कुल। जब वहां पर हादसे हो जाते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि जमीन ठीक नहीं थी। या जो हमारे जो टनल बन रहे हैं, दुनिया भर के जो हमारे बांध बन रहे हैं, पहाड़ों को काट काट के जो सुरंगें बन रही है, क्या वो सुरंगें इसका कारण नहीं हो सकती है? तो जो जितनी भी पहाड़ के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये देखा ही नहीं जाता है, क्योंकि नॉर्मली अभी विस्थापन के बाद कोई श्रीमान कह रहे थे विस्थापन के बाद, क्योंकि इतने सारे पहाड़ के लोग विस्थापन के लिए तराई बाबरमा है, और मेरे ख्याल से 1975 के आसपास से लोगों ने प्लान किया है जो विस्थापन की स्थिति में, उनका आज तक विस्थापन नहीं हुआ। तो ये लोग तो सिर्फ एक किताबी जो है कि भाई हम तुम्हारा विस्थापन कर देंगे। अगर आप सोचिए इंद्रेश जी, बिल्कुल इसी पे जरा एक बार इंद्रेश जी को इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जोशीमठ के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कि रमेश जी ने बहुत अच्छी बात की, और उससे पहले हम पवन जी को भी सुन रहे थे कि नैनीताल की जो स्थिति है वो आज की नहीं है, वो 40 साल से उस तरह की स्थिति हो रही है। अब बात आती है नीति की, क्योंकि 2 साल से लगातार जोशीमठ के हालात हम देख रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से लगातार कह रही है कि हम मदद कर रहे हैं। क्या वाकई ग्राउंड पर वो मदद दिखती है? और क्या सिर्फ मदद कर देने से खाना पूर्ति हो जाएगी? क्योंकि मकसद तो पहाड़ को बचाना है ना। नहीं, देखिए समग्रता में तो जो नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी तरफ अभी रमेश जी ने भी इशारा किया कि जिस तरह से हम बड़ी बिजली परियोजनाएं बनाते हैं, बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, टनल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं, यहाँ तक कि सड़क चौड़ा करने के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी जिस तरह से बनाते हैं, जिस बेतरतीबी से, तो ये एक तरह से जो पूरा विकास का मॉडल है, ये विनाशकारी विकास का मॉडल है। ये प्रकृति पर, पर्यावरण पर, पारिस्थितिकी पर हमला बोलता है, उसको छिन्न भिन्न करता है, उसको तबाह करता है, और कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए विकास लेकर के आता है, तरक्की लेकर के आता है, और बड़ी आबादी के लिए ये विनाश लेकर के आता है। तो असल में तो पूरी पॉलिसी पर सोचने की जरूरत है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2013 में जब उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई, तो उसके बाद से हमने तो तमाम जगह ये कहा कि अब ये सोचने की जरूरत है कि हमारी जो जमीन है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, यानी उसकी जो भार वहन करने की क्षमता है, वो कैसी है, उसके आधार पर आप तय करिए कि कैसे भवन बनाएंगे, यहाँ तक कि घर भी कैसे बनाएंगे। लेकिन 2013 बीत गया, और अभी पिछले दिनों केदारनाथ के इलाके में हमने फिर देखा कि 2013 जैसे हालात फिर से पैदा हुए। तो यानी आपदाओं से हम यही सबक सीखते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स यही सबक सीखते हैं कि वो कोई सबक नहीं सीखते। आपदा भी कुछ लोगों के लिए अवसर बन करके आती है, बजट का वारा न्यारा होता है, और आम लोग उसी दशा में रहते हैं। क्यों पहाड़ टूट रहे हैं, क्यों घरों में दरारें पड़ रही हैं, इसी पर चर्चा आज हो रही है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, एक सवाल आपसे भी,
जब हम पहाड़ की बात करते हैं सर, जब चाहे वो कुमाऊं एरिया हो या फिर गढ़वाल एरिया, दोनों के पहाड़ की बात करें, कितना शक्तिशाली पहाड़ है। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ ये भी हमें पैनलिस्ट बता रहे थे कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है वो एक सबसे बड़ा कारण है। कितनी इंटेंसिटी ये लोग ये पहाड़ जो है ये झेल सकते हैं? देखिए, जो गढ़वाल रीजन के पहाड़ हैं वो काफी ऊंचे पहाड़ हैं और काफी बड़े पहाड़ हैं, बड़े सेंसिटिव पहाड़ हैं उच्च हिमालयी क्षेत्र के। और कुमाऊं रीजन की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ बहुत छोटे पहाड़ हैं और इन पे थोड़ा सा जो है थोड़ा जो है मजबूत पहाड़ भी इन्हें हम कह सकते हैं। लेकिन लगातार कंस्ट्रक्शन और सड़कों के जो विकास कार्य जो लगातार हो रहे हैं, जिन्हें हम विकास कहते हैं, प्रकृति के साथ अनियंत्रित तरीके से जो छेड़छाड़ हो रही है, वो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं। लगातार आज ही हम देख रहे थे कि मैं खबर सुन रहा था कि सोनप्रयाग में जो है बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। तो गढ़वाल रीजन में तो लगातार जो है, अभी टिहरी में हम लोग सुन रहे थे, तो बहुत जगह जो है स्लाइड हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कारण, मैंने अभी पिछली डिबेट में भी एक बात कही थी कि जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां जहां भी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, या जहां पर भी इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं, पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वही एक कारण है कि हमारे जो स्लाइड से हो रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। दूसरा, जो प्रकृति में जो लगातार मैं कह रहा हूँ कि भाई बारिश बहुत तेज हो रही है, और जब भी बारिश हो रही है, अभी हम लोग देखते हैं कि अगर 1 घंटा बारिश हो रही है तो 1 घंटा इतनी तेज बारिश हो रही है कि कहीं पर भी जो है इस प्रकार की स्लाइड्स आ सकती है। और यहाँ पर नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल में काफी समय से जो है, पिछले कई वर्षों से जब से हम लोग देख रहे हैं, लगातार जो है बलिया नाला हो या पाइन नाला हो, लगातार ये जो है स्लाइड जोन में है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो है जिस वक्त स्लाइड आता है उस वक्त इन सब चीजों पर चर्चाएं करते हैं, इस वक्त जो है हमारा शासन प्रशासन भी मुस्तैद रहता है। परंतु जब चीजें करने की होती हैं, क्योंकि जब ये काम हो सकते हैं, जब ये लैंडस्लाइड को रोकने के काम हो सकते हैं, वो गर्मियों में हो सकते हैं, वो जाड़ों में हो सकते हैं, उस वक्त जो है सब ये चीजें ठंडे बस्ते में चले जाती हैं। अभी देखा हमने कि नैनीताल में बहुत भीषण आग लगी थी, शायद इसको भी जो है सभी मीडिया चैनल्स में और क्या कहते हैं, इस चैनल के माध्यम से भी जो है इसको बहुत बड़े स्तर पर कहा गया था। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि आग लगने से हमारे जंगलों के जो पेड़ जलते हैं, जंगलों में जो हमारी झाड़ियां होती हैं वो जलती हैं और मिट्टी को बहुत हल्की कर देती है। कहीं ना कहीं ऊपर से जब तेज बारिश होती है तो मिट्टी बहकर चली जाती है, ऊपर की जो टॉप लेयर है वो बह के चली जाती है। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बनता है कि जब हमारे जो पहाड़ हैं वो धीरे धीरे खिसकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों पर सोचना पड़ेगा, इन सब चीजों पर शासन प्रशासन को उससे पहले जो है हमको तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तैयारी कब करनी चाहिए और कैसी तैयारी हो, उस पर मैं लौटूंगी आपके पास। पवन जी भी हमारे साथ है। पवन जी, ये भी हमें समझाइए, क्योंकि देखिए जब किसी भी पहाड़ पर, और ये मैं उत्तराखंड के पहाड़ और हिमाचल दोनों के पहाड़ों का जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ, अलग अलग इलाकों के, जब पहाड़ों पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर एक सैंक्शंस होती हैं चीजें, उसमें कुछ कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं। किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पर अगर हम पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हम अगर नैनीताल की बात करें, चाहे वो गढ़वाल हो या कुमाऊं, कोई भी इलाका हो जहां पर बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जहां पर बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, और ये भी नहीं हम कह सकते कि हम विकास कार्यों को वहीं पर विराम लगा दें, विकास कार्य करने भी बहुत जरूरी है। जी, जैसे कि आपने कहा कि जो विकास का जो दर है वो काफ़ी बढ़ रहा है, और हमारे जो साथ में चंदन जी ने भी बताया और मैक्रू जी ने भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका रीजन एक ग्लोबल वार्मिंग भी एक कॉज है। दूसरा है कि जो अंधाधुन वहाँ पे एक कैरिंग कैपेसिटी एक वर्ड होता है टूरिज्म में, कि किसी डेस्टिनेशन पे कितना लोड होना चाहिए, तो वो लोड अगर तो वैसे ही हमेशा ओवरलोडेड होता है, जबकि नैनीताल हमेशा ओवरलोड होता है। एक तो वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे जो सीवेज लाइन है उसका क्या प्रोसेस चलता है, हालांकि वहाँ पे सारी प्रोसेस होंगी, ओके होंगी, लेकिन जब कोई कंस्ट्रक्शन करता है वो कितने नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को कितने अडीर कर रहा है। अभी आप एक छोटा सा ही, मैं अगर दिल्ली एनसीआर का एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। अगर कोई किसी को प्लॉट अलॉट किया है तो लोग तो रोड पे भी इनक्रोचमेंट कर देते हैं, लेकिन वो पहाड़ों पे कौन देख रहा है कितना हो रहा है और किस लिमिट में हो रहा है। तो वो धीरे धीरे चीजें बनती चली जाती हैं और वो फिर बाद में जब भयावह रूप लेती हैं तो फिर वो ऐसा विध्वंस। एक रिएक्शन जरा इंद्रेश जी से ले लूं, क्योंकि इंद्रेश जी आप जोशीमठ सेव कैंपेन भी चला रहे हैं, क्या क्या नियम कायदे होते हैं जब कोई कंस्ट्रक्शन वहां पर करनी होती है? देखिए, नियम कायदे तो एक्चुअली नियम कायदों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है ये बड़ा मजेदार है। जैसे कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है,
तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराते हैं कि एनवायरमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या चीजें होंगी, तमाम चीजें देखेंगे। लेकिन होता यूं है कि सरकार पहले तय करती है कि परियोजना बनेगी, फिर सरकार परियोजना का ठेकेदार तय करती है, फिर वो परियोजना बनाने वाला ठेकेदार एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराता है, और फिर उसके बाद पब्लिक हियरिंग होती है। यानी चौथे स्टेज में पब्लिक को पता चलता है कि कोई प्रोजेक्ट बनने वाला है। और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे होता है, इसका उदाहरण जोशीमठ में जो जिस तपोवन विष्णुगार परियोजना को हम बता रहे हैं कि जोशीमठ की तबाही में एक बड़ा कारक वो है, तो उसका डीपीआर हम लोगों ने पढ़ा 2002-03 के आसपास, जब वो परियोजना शुरू होने वाली थी तब। और उसमें लिखा है कि तपोवन के आसपास जहां पर उन्होंने बैराज बनाना तय किया, वहां पर जियोलॉजिस्टों ने उनसे कहा कि जमीन के नीचे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो सकते हैं, आप सुरंग बनाएंगे तो आपके रास्ते में गर्म पानी के सोते हॉट वाटर स्प्रिंग्स आएंगे। तो डीपीआर में लिखा है कि जियोलॉजिस्टों ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि इसे 1 किलोमीटर पीछे आपको बनाना चाहिए, लेकिन 1 किलोमीटर पीछे बनाने से इतना प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और उसके चलते इतना जनरेशन में दिक्कत होगी। और हॉट वाटर स्प्रिंग्स का क्या है, वो तो कहीं भी हो सकते हैं, लिहाजा हमने तय किया कि हम वहीं से बनाएं। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ये हश्र होता है। और इसका एक और क्लासिक एग्जांपल है कि जो चार धाम सड़क परियोजना है, यानी कि रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ऑल वेदर रोड जिसका जिक्र करते हैं बार बार, जिसको ऑल वेदर रोड कहते हैं, 825-837 किलोमीटर वो बन रही है। तो उसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने ही ये तय किया कि ये 800 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क है, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये 99 किलोमीटर से कम के 53 छोटे छोटे पैकेजेस हैं। क्योंकि 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से ऊपर का या ये करना पड़ता है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है। तो आपने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया, लेकिन एनवायरमेंट पर उसका इम्पैक्ट तो दिखाई दे रहा है। पिछले साल सुरंग में लोग फंसे रहे 17 दिन तक, 42-43 मजदूर उसी प्रोजेक्ट का पार्ट थे। तो असल में जो नियम कायदे कानून हैं भी, उनके साथ कैसा मजाक होता है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है सीधे तौर पर। प्रोजेक्ट चाहे कितना बड़ा हो, उसको 100 से कम किलोमीटर का दिखा दीजिए और फिर उसके बाद एनवायरमेंट असेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल। रमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप भी पहाड़ से जुड़े, जरा एक कविता के जरिए समझाइए पहाड़ का दर्द क्या, आज पहाड़ चाह क्या रहा है और उसके साथ हो क्या रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रकृति ने एक नियम बनाया है कि इंसानों के लिए अपने गांव हैं और जंगल में हमारे जंगली जानवरों के लिए हमारे जंगली जानवरों के गांव है। हाँ। एक दो प्रसंग आपके सामने रखता हूँ कि जंगल में जानवर, गांव में लोग, अमन में था कभी मेरा पहाड़। जंगल में जानवर, गांव में लोग, अमन में था कभी मेरा पहाड़। जहां बांस बुरांस के घनघोर जंगल, ऐसा था कभी मेरा पहाड़। और आज इसकी स्थिति बिल्कुल उलट है कि बने डैम खुदी सुरंग, धरती को किया नंग धड़ा। बने डैम खुदी सुरंग, धरती को किया नंग धड़ंग। कटे जंगल, दर के पहाड़, जीव जंतुओं के टूटे हाड़। ऐसा न था कभी मेरा पहाड़, ऐसा न था कभी मेरा पहाड़। अभी दो चार साल पहले मैं एक साहित्यकार भी हूँ, तो 2-4 साल पहले एक बात आई थी, अभी 10 साल पहले, कि भाई मतलब जंगलों में जब आग लगेगी तो उत्तराखंड में टास्क फोर्स का गठन किया गया। लेकिन अभी इतनी भयावह आग उत्तराखंड में लगी कि कहीं पे कोई आग बुझाने वाला नहीं दिखा, और दुनिया करोड़ों अरबों रुपए की वन संपदा जल के रहा। बिल्कुल। पवन जी, ये समझाइए, हाँ लौटती हूँ सर आपके पास। पवन जी, ये समझाइए कि देखिए, अब हम यहाँ पर ये बात तो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज कह लीजिए, इलीगल कंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, या फिर विकास के नाम पर किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाकर वहां पर तरक्की की सड़कें बनाई जा रही, चाहे हम वो कह लीजिए, हालांकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, लेकिन इस बीच कहीं भी एनवायरमेंटलिस्ट या फिर उनसे कोई नॉड नहीं लिया जाता है फाइनल। करना क्या चाहिए? जंगल जल रहा है, बारिश होती है तो लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ खिसक रहे हैं, अब स्थिति ये आ गई है कि गांव के गांव पलायन करने को मजबूर है। देखो, प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। अगर आदमी एक्टिव है, प्रिकॉशन कब और कैसे लेनी चाहिए? एक अगर कोई एक्टिव है तो वो प्रोएक्टिव कब है, तो ये सब प्रोएक्टिव हमारे मेजर्स एक्शंस उसमें लेने चाहिए, चाहे गवर्नमेंट्स हो या लोकल बॉडीज हो, ग्राम प्रधान हो या तहसील हो। ये जिम्मेदारी वहां से भी बनती है, जो लोग वहां रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, चीजें दशा को देख रहे हैं, तो उसका कोई फिक्स करे उस प्रॉब्लम्स को। तो ये प्रॉब्लम्स एक साथ अचानक आज नहीं बनी हुई है, पिछले कई दशकों से लोगों ने इस चीज को
फेस किया है और उस पर एक अमल नहीं हुआ, कितनी सरकारें आ गई। अभी तो हमारा जो उत्तराखंड है वो बहुत नौजवान है, 20 साल का ही है, 20-22 साल का ही है। अब उसमें अगर हम सोचें कि ये समस्याएं हमने बनाई है, ऐसा नहीं है। ये समस्याएं बाई नेचुरल भी हैं, सिचुएशनल भी हैं, ज्योग्राफिकल भी हैं और मैन मेड भी हैं। तो इसको किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं, इसको सीधे तौर पर इस तरीके से समझना, एक तो वैसे ही वो एरिया सेंसिटिव है, कमजोर है, और उस पर इंसानी जो कब्जा हो जाता है या इलीगल तरीके से जो इंसानी दखल है वो और ज्यादा उसको कमजोर कर दे रहा है। ये बिल्कुल ये भी एक पार्ट है, क्योंकि अभी जो जंगलों में जो आग लग जाती है तो उससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें सूख जाती हैं, वो मिट्टी को बचा के रखते हैं। और जब उसके तुरंत बाद जब बारिशें, जब मानसून आ जाता है तो उसमें जो मिट्टी कच्ची हो जाती है तो वो पानी पीने लग जाती है, क्योंकि वो सूखी होती है मई जून में। और जुलाई में जैसे बारिश होती है तो ये जब पहाड़ों पे जब जमीन पानी पीती है तो एक लोकल भाषा में बोलता है छोया फूटना। तो वो क्या, जब जहाँ पे मिट्टी होती है तो ज्यादा पानी सोखती है और बाद में अचानक जब वो छोया फूटता है, तो जैसे अभी रिसेंटली टिहरी में जो भूस्खलन हुआ, जो ऊपर उच्च हिमालय में जो रास्ते टूटे, जो जमीन धंसने का जो सेडिटेशन था, ये भी बहुत सारे कॉज हैं, मेजर्स हैं। और ये जो हमारे पुराने लोग थे वो चीज़ों को समझते थे, हमने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। और उस चीज़ को अगर हम फॉलो करें, समझें, तो बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं हमारी नेचर से और नेचर के साथ हमें अगर चल सके, उस चीज़ को समझ सकें, तो तभी इन सिचुएशन से हमें बचाया जा सकता है। एक बार चंदन जी आपके पास आना चाहूंगी, आप पर्यावरणविद भी हैं, जरा समझाइए कैसे पहाड़ को बचाया जा सकता है, कब और किस तरीके से कोशिशें हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो स्थिति इस वक्त वहां पर है, जोशीमठ के बाद अब नैनीताल का ये हाल हो रहा है। अभी तक सिर्फ गढ़वाल की बात हो रही थी, कुमाऊं का हाल भी बिल्कुल वैसा हो रहा है। नहीं, कुल मिलाकर ये पूरा एरिया और इस पूरी रेंज को देखें तो वो कमजोर है, जिसको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है ज्यादा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी नीतियां हैं वो जो है पहाड़ को लेकर बनाई जाएं। मैं देखता हूं कि जो है जब भी कोई काम होता है, अभी अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या फिर अन्य डिपार्टमेंट का काम होता है, आजकल जो है बारिश के टाइम पे वो लोग जंगलों में चाल खाल बनाते हैं। जिस वक्त लैंडस्लाइड होता है, जिस वक्त मिट्टी बहुत हल्की हुई रहती है, उस वक्त हम जंगलों को खोदने का काम करते हैं। तो ये कैसा एक मतलब जो है नीति है, या कैसा एक वो है कि मतलब जो है बरसातों में जो है आप चाल खाल बना रहे हैं। आपको जो है जब मिट्टी सूखी रहती है, जब मिट्टी मजबूत रहती है, उस वक्त जो है इन सब कामों को करना चाहिए। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हम लोगों के लिए अभी देखिए, जहां जहां भी स्लाइड्स हो रहे हैं वहां पर अभी दीवारें बना दी जाएंगी, जबकि आजकल जो है स्लाइड हो रहा है। आजकल हम उस काम को नहीं कर सकते। उस काम को जो है हम लोग जो है गर्मियों में या फिर जाड़ों के समय जो है उस काम को हमें करना चाहिए। जैसे बलिया नाला में हो या पाइंस नाले में हो, उसमें काम जो है हमारा उस वक्त होना चाहिए जब इस प्रकार के स्लाइड ना हो, जब जो है मिट्टी मजबूत हुई हो। तो हम लोग का ये रहता है कि नीतियां हमारी ऐसी बनती है, देहरादून में, दिल्ली में बैठकर जो है नीतियां बन जाती हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट जो है पहाड़ में हो जाती है। तो उनको पता नहीं होता कि भाई किस समय कौन सा काम हमें करना है। तो ये एक बड़ी समस्या हम लोग हमारे उत्तराखंड के लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल, एक लास्ट 20 सालों से जो है इस समस्या को झेल रहे हैं। हाँ, इंद्रेश जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगी, पहाड़ के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो कितनी बड़ी मदद इसमें कर सकते हैं पहाड़ को ही बचाने में? देखिए, पहाड़ के जो लोग हैं वो तो सबसे ज्यादा तो उन्हीं के जरिए चीजों को ठीक भी किया जा सकता है, उन्हीं के जरिए बचाया भी जा सकता है। उसमें असल बात यही है कि क्या हम नीतियां बनाने में वो लोगों को केंद्र में रखते हैं या बड़े ठेकेदारों को, बड़े कॉर्पोरेट्स को नीतियां बनाने के समय केंद्र में रखते हैं। तो लोगों को अगर इन्वॉल्व करके चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है लोगों के हित में चीजें होंगी, तो निश्चित ही लोग ही उसके सबसे बड़े कारक हैं। असल में जो कुछ भी हो रहा है वो तो लोगों के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन उनके लिए असल में किया नहीं जा रहा। हमारे सामने तमाम चीजें मौजूद हैं, तमाम चेतावनियां भी मौजूद। और जैसे आप देखिए तो इसरो ने लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट का पूरे देश का एक एटलस बनाया। उस एटलस में रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर है, टिहरी दूसरे नंबर पर है, 19वें नंबर पर चमोली है, 21वें नंबर पर उत्तरकाशी है, 23वें नंबर पर पौड़ी है, पूरे देश में। तो हमारे पास मौजूद है कि भाई हमारे ये इलाके लैंडस्लाइड प्रोन है, इनमें लैंडस्लाइड का खतरा है। तो कुछ भी चीज तय करने से पहले हम ये समझें। बिल्कुल। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2013 के बाद तो बिल्कुल पॉलिसीज जो है वो पहाड़ के लोगों के साथ मिल बैठकर डिस्कस होनी चाहिए और उन्हीं के हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, तभी पहाड़ को बचाया जा सकता है। बिल्कुल भी और धरती के। सर, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े।